आज अपनी क्लास को शुरुआत करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है और किस तरह से इसमें काम किया जाता है। आप में से ज्यादातर लोग पहले से जानते होंगे कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर के बारे में ही बताना चाहूंगा। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम क्या है। तो कंप्यूटर जो है एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यहाँ जो परिभाषा लिखी है मैं यही पढ़ रहा हूं। कंप्यूटर एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो आप भी सभी जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम विद्युत से चलती है, इसी वजह से इसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो इसके अलावा भी क्या कोई दूसरे प्रकार की मशीन होती है। तो बिल्कुल होती है बेटा। जैसे आप लोगों ने साइकिल, मोटरसाइकिल ये देखी है, तो ये सभी मैकेनिकल मशीन है जो डीजल से, पेट्रोल से, मानव शक्ति से चलती है। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम कैसे चलती है। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है ये विद्युत से चलती है, इसी वजह से इसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा जाता है। ठीक है। और कंप्यूटर शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है। ध्यान से सुनिए, कंप्यूटर शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना या गणना करने वाला। जिस प्रकार से कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण और कंट्रोलर का मतलब होता है नियंत्रण करने वाला, है ना। ड्राइव का मतलब होता है चलाना, ड्राइवर का मतलब चलाने वाला। तो उसी प्रकार से कंप्यूट का मतलब होता है गणना और कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करने वाला। समझ में आ गया हो कि इसका नाम कंप्यूटर क्यों रखा गया। अब कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर हम लोग तो कंप्यूटर से गणना करते ही नहीं, हम तो अब यूट्यूब देखते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, पिक्चर देखते हैं, गणना तो हमने करी नहीं सर आज तक। तो बात यह है बेटा कि जब कंप्यूटर सिस्टम शुरुआत में बनाए गए थे, है ना, जब कंप्यूटर सिस्टम शुरुआत में बनाए गए थे तब इनका उद्देश्य केवल एक था और वो उद्देश्य था गणना करना। लेकिन समय के साथ साथ इनका विकास हुआ, नए नए उपकरण आते गए और आज गणना तो कहीं और छूट गई। अब गणना की जगह, गणनाएं तो होती है लेकिन गणनाओं की जगह अब जो है कई प्रकार के दूसरे काम भी होने लगे। कई प्रकार के दूसरे काम जैसे कि कम्युनिकेशन होने लगा है, मनोरंजन होने लगा है ना। हम मनोरंजन के लिए बैंकिंग सेक्टर में कई जगह इसका यूज करते हैं। तो कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा जाएगा और ये सभी प्रकार के गणितीय और तार्किक क्रियाओं को कर सकती है। अगली लाइन की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम सभी प्रकार के गणितीय और तार्किक क्रियाओं को कर सकता है। तो अब क्या है गणितीय और क्या है तार्किक, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए, गणितीय का मतलब हो गया जोड़, घटाना, गुना, भाग, इन सभी को कहा जाएगा गणितीय क्रियाएं। ठीक है। और तार्किक का मतलब लॉजिकल वाले काम की, जैसे बड़ा है, छोटा है, बराबर नहीं है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, इस टाइप की जो गणनाएं होगी ये तार्किक होगी। तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है ये मैथमेटिकल वर्क और लॉजिकल वर्क दोनों को कर सकता है। ठीक है। और आगे किए गए जो कार्य है उसके परिणाम को मेमोरी में स्टोर करके भी रख सकता है। तो अभी आपको ये भी बता दूं कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है ये किए गए कार्य के रिजल्ट्स को मेमोरी में स्टोर करके रखने की भी क्षमता रखता है और ये एक बहुत ही बड़ी विशेषता है। जबकि पुराने समय में जब कंप्यूटर शुरुआत में बनाए गए थे, आपको कुछ वैज्ञानिकों के नाम भी बताता हूं मैं, चार्ल्स बेबेज, हरमन हॉलेरिथ, ये बहुत ही बड़े स्तर के वैज्ञानिक थे जिन्होंने कंप्यूटर सिस्टम के निर्माण में अपना पूरा योगदान दिया। लेकिन उनके समय में ऐसा कंप्यूटर नहीं बन पाया था क्योंकि कंप्यूटर कोई एक दिन में तो बना नहीं है ना। कंप्यूटर जो है ये एक समय के साथ साथ इसका विकास हुआ है, नई नई मशीन्स बनी है और तब जाकर कहीं कंप्यूटर सिस्टम को हम आज इस रूप में देख पा रहे हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में शुरुआत में मेमोरी भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज जो हम कंप्यूटर सिस्टम देख रहे हैं बेटा, ये कंप्यूटर सिस्टम, इसमें मेमोरी भी है, इसमें गणितीय काम करने की क्षमता भी है, इसमें लॉजिकल काम करने की भी क्षमता है। तो वर्तमान के जो कंप्यूटर सिस्टम है ये कंप्यूटर सिस्टम डेटा को स्टोर करके भी रख सकते हैं, डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। अभी कुछ लोग आप में से डेटा को डाटा बोलते हैं, मैं आपको फिर बता दूं, डेटा को आप में से कुछ बच्चे डाटा डाटा पढ़ते हैं। तो आज के बाद आप लोगों को डाटा कभी नहीं बोलना है, आपको डेटा बोलना है। समझ में आ गई बात। मतलब कंप्यूटर में हम जितनी भी सूचनाएं देते हैं वो सभी डेटा कहलाती है, डाटा नहीं कहलाती है, डेटा। ओके। आज के बाद कभी भी मुझसे भी मिलो, कभी बात हो, कभी इंस्टीट्यूट पे मिले, मेरे इंस्टीट्यूट के भी काफी स्टूडेंट्स जो है, मेरे रेगुलर जो स्टूडेंट्स है वो भी डाटा डाटा बोलते हैं। तो डाटा नहीं बोलना है, सबसे पहले तो हमें अपनी शब्दावली सुधारनी है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज करना शुरू कर रहे हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा उनकी शब्दावली में भी उतरना है। चलिए अब मैं आपको परिभाषा एक बार पूरी एक साथ बता देता हूं कि क्या है ना। देखिए,
कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मतलब विद्युतीय मशीन है, जो सभी प्रकार की गणनाएं जैसे गणितीय और तार्किक, गणित जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग, तार्किक मतलब छोटा है, बड़ा है, बराबर नहीं है, इन सभी को हल कर सकती है। तथा किए गए कार्य के जो रिजल्ट है, मतलब आपने उसमें जो भी फिर काम किया है, उस रिजल्ट को अपनी मेमोरी में जो है स्टोर करके भी रख सकती है। ये आपके कंप्यूटर सिस्टम की कुछ बातें हुई। ठीक है, अब आप लोगों को कंप्यूटर सिस्टम की मेरे ख्याल से परिभाषा तो समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग आजकल कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक है, वैसे आप सभी पढ़े लिखे हैं, आपको ये बताने की आवश्यकता तो है नहीं, पर फिर भी मैं बताता हूँ। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग आज कई क्षेत्रों में हो रहा है। जैसे सबसे पहले अभी हम क्या कर रहे हैं, शिक्षा में उपयोग कर रहे हैं, तो भाई सबसे पहला उपयोग हो गया शिक्षा के लिए। दूसरा इसका उपयोग हो गया बैंकिंग में। आज आप जानते हैं कि बैंक में जितने भी काम हो रहे हैं सब कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा हो रहे हैं। अगला मौसम विज्ञान में, मौसम का जो पूर्वानुमान होता है कि बादल छाए रहेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, उसमें भी कंप्यूटर सिस्टम यूज हो रहा है। फिर अगला मनोरंजन में तो बहुत ज्यादा आप लोग यूज करते हैं ना। अभी क्लास खत्म होगी तो आप लोग यूट्यूब पे बढ़िया टाइम पास करेंगे, तो वो भी तो एक प्रकार का कंप्यूटर जगत ही हुआ। और आपको बता दूं कि आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर का ही एक प्रकार है वो भी। अगला कम्युनिकेशन हो गया, मनोरंजन हो गया, ठीक, इसके बाद में बैंकिंग सेक्टर हो गया। अच्छा, एक और बताता हूँ, शॉपिंग में, मतलब आज व्यापार करने के लिए भी तो कंप्यूटर सिस्टम का ही उपयोग किया जा रहा है। अभी आप लोग हो सकता है अमेजन फ्लिपकार्ट पे कुछ सामान बुलवाते होंगे तो आप कंप्यूटर सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं। अब अगर आप सोचने बैठे तो आपके जीवन के चारों ओर जितने भी आपके काम हैं सब में कहीं ना कहीं आज कंप्यूटर अपने आप को ले आया है। मतलब समझिए कि ये नहीं कह रहा मैं कि आप बिना कंप्यूटर के नहीं जी पाएंगे, बिल्कुल जी पाएंगे, बिना कंप्यूटर के जी सकते हैं। लेकिन हमने अपने जीवन को फिर भी कंप्यूटर के आसपास ऐसा ढाल लिया है कि हमारे जीवन में जितने भी क्षेत्र है या हम जो भी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हर जगह कंप्यूटर हमसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो इससे भगना नहीं है, हमें कंप्यूटर सिस्टम को सीखना है। और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कंप्यूटर ने मानव को नहीं बनाया, मानव ने कंप्यूटर को बनाया, और बहुत आसान होता है कंप्यूटर सिस्टम चलाना। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं कि कंप्यूटर क्या है, क्यों है। ठीक है, और सरल भाषा में बताओ कंप्यूटर क्यों है, तो कंप्यूटर है केवल हमारे काम को आसान करने के लिए, ताकि हम किसी काम को वेल ऑर्गेनाइज तरीके से कर सके, हम उसको बहुत अच्छे से कर सके, आसानी से कर सके, इसीलिए कंप्यूटर सिस्टम बनाया गया है। लेकिन अब हम ठहरे मानो हम उसका उपयोग मनोरंजन के लिए ज्यादा कर रहे हैं, धोखाधड़ी देने के लिए ज्यादा कर रहे हैं, फ्रॉड करने के लिए कर रहे हैं, तो ये कंप्यूटर थोड़ी हमसे कह रहा है कि ऐसा करिए। कंप्यूटर सिस्टम तो केवल हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। ठीक है, जिस प्रकार से कोई नौकर होता है ना कि भाई जा भाई ऐसा काम कर देना, तो वो नौकर बिना सोचे समझे काम करेगा, तो वैसा ही कंप्यूटर है, हमने जैसे निर्देश दिए हैं कंप्यूटर सिस्टम भी वैसा ही काम करेगा। वो बस आपके निर्देशों की देर है ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंप्यूटर एक मशीन है जो दिए गए निर्देशों पर काम करती है, गणितीय भी कर सकती है, तार्किक भी कर सकती है, और सूचनाओं को स्टोर करके भी रख सकती है। अगला चित्र आप लोगों को बेटा दिखाई दे रहा है कुछ, ये है कंप्यूटर सिस्टम की कार्यविधि, या कंप्यूटर सिस्टम कैसे कार्य करता है। तो आपको बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर सिस्टम भी बाकी दूसरी मशीन्स के जैसे ही काम करता है, जैसे कोई दूसरी मशीनें काम करती है, सेम टू सेम कंप्यूटर सिस्टम भी वैसे ही काम करता है कि कुछ ना कुछ हमें इनपुट करना पड़ेगा, फिर कंप्यूटर के अंदर उस पर काम होगा, और फिर वो उसका आउटपुट हमें दिखाई देगा। चलो कंप्यूटर को छोड़ो, एक घड़ी को हम एक जूसर मिक्सर का उदाहरण लेते हैं, जूस निकालने वाली मशीन। ठीक है, तो देखो जूस निकालने वाली भी तो एक मशीन है, तो एक साइड से भैया हमने पाइनएप्पल दिया, तो पाइनएप्पल हमारे लिए एक प्रकार का इनपुट हो गया। भाई कुछ ना कुछ तो इनपुट देना पड़ेगा, जब हमें रिजल्ट चाहिए तो कुछ इनपुट भी तो देना पड़ेगा। तो पाइनएप्पल हमने इनपुट किया, अब वो मिक्सर के अंदर गया, घूम रहा है, आप बढ़िया उसको देख रहे हैं कि अब जूस तैयार होगा भैया, फिर पीऊंगी मैं। तो वो जो मिक्सर में जो घूम रहा है वो एक प्रकार की प्रोसेस हो गई, या वो एक प्रकार की क्रिया हो गई, और जूस बनने के बाद जब हमें सर्व कर दिया तो वो हमारे लिए आउटपुट हुआ। तो इसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम से भी जब कोई काम किए जाते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम को भी यूजर को कोई ना कोई निर्देश देना पड़ता है, बिना निर्देश दिए कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा। फिर सीपीयू के अंदर उन निर्देश पर काम होता है, और बाद में फिर उसका हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऐसे कौन कौन से डिवाइस है, ऐसे कौन कौन से उपकरण हैं जिनकी सहायता से हमें काम होता है हमारा, और हमें रिजल्ट प्राप्त होता है ना। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले उपकरण का जो नाम है वो नाम है इनपुट डिवाइस।
अब इनपुट डिवाइस क्या होता है? तो इनपुट डिवाइस का मतलब होता है ऐसे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को निर्देश दिए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ऐसे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को निर्देश दिए जाते हैं वे सभी उपकरण इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आते हैं। चलिए कैसे आपको बताता हूं। देखिए इनपुट डिवाइस, जैसे मान के चलिए आपको कंप्यूटर में कुछ फाइल लिखना है या आपको कुछ 2 ऐसा कुछ भी इनपुट करना है, तो आप कीबोर्ड के माध्यम से बटन दबाओगे ना, या फिर माउस के द्वारा निर्देश दोगे। तो ऐसे उपकरण जिनके द्वारा आप कंप्यूटर सिस्टम तक निर्देश पहुंचाते हैं वो उपकरण आपके इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। हिंदी नाम इनका बहुत अजीब टाइप का है, हिंदी नाम होता है आगम उपकरण। ठीक है, उसको उतना कठिन आपको याद नहीं रखना है, आप सिर्फ इनपुट डिवाइस याद रखिएगा। इनपुट डिवाइस का मतलब ऐसे डिवाइस या ऐसे उपकरण जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, जैसे कि माउस हो गया। माउस और कीबोर्ड दो सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस जुड़े होते हैं किससे? तो जुड़े होते हैं बीच में एक मशीन से, और उस मशीन का नाम है सीपीयू। देखिए बीच में आप एक और मशीन देख पा रहे हैं, इसका नाम भी लिखा हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहां पर आप देख पाएंगे नाम लिखा हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। कुछ बच्चे इसको कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ते हैं, तो आपको कंट्रोल नहीं, अब आगे से याद रखना है कि कंट्रोल प्रोसेसिंग नहीं है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में फिर 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, और तीसरा मेमोरी यूनिट। अब इनके क्या काम होते हैं? तो सीपीयू के अंदर जो कंट्रोल यूनिट होता है ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम पर कंट्रोल बनाए रखने का काम करता है। दूसरा जो अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट है ये जो है कंप्यूटर सिस्टम में गणनाओं करने का काम करता है। फिर से बताना चाहूंगा, कंट्रोल यूनिट जो होता है ये कंप्यूटर सिस्टम पर कंट्रोल बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट जो है ये गणनाएं करने का काम करता है। और तीसरा जो मेमोरी यूनिट है ये कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर करने का काम करता है। जैसे कि आपके मोबाइल फोन में भी रैम होगी, आपके मोबाइल फोन में मेमोरी कार्ड होगा, तो उसी प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम में भी मेमोरी होती है जिसे हार्ड डिस्क के नाम से जाना जाता है। अब मैं यहाँ आपको मेमोरी को मापने की 1-2 इकाइयों के नाम भी बताना चाहूंगा, जैसे बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये आपने सुन रखे होंगे। तो ये सभी मेमोरी को मापने की इकाइयां है ना। एक बार फिर बता दूं, कंप्यूटर सिस्टम की कार्यविधि हम लोग पढ़ रहे हैं। कार्यविधि में हमने अभी देखा कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस बोले तो ऐसे डिवाइस जिनके द्वारा आप कंप्यूटर सिस्टम को निर्देश भेजेंगे या सूचनाएं भेजेंगे वो कहलाएंगे इनपुट डिवाइस। ये सभी काय से जुड़े होते हैं भाई? तो ये सभी जुड़े होते हैं सीपीयू से। ठीक है, सीपीयू में एक होता है कंट्रोल यूनिट जो कि कंप्यूटर सिस्टम पर कंट्रोल बनाए रखने का काम करता है। दूसरा होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो गणनाएं करने का काम करता है। और तीसरी होती है मेमोरी जो अगर जरूरत पड़ी तो सूचनाओं को स्टोर करने का काम करती है। अब एक और उपकरण होता है जिसे हम आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस का मतलब ऐसे डिवाइस या ऐसे उपकरण जिनके द्वारा हम किए गए कार्य का रिजल्ट देख सकते हैं, जिनके द्वारा हम किए गए कार्य का रिजल्ट प्राप्त करते हैं वे कहलाते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे अब उदाहरण ध्यान से सुनना, जैसे मान के चलिए आपने कीबोर्ड से लिखा 10 धन 20। ध्यान से सुनिए, आपने कीबोर्ड से लिखा 10 धन 20, तो कीबोर्ड आपके लिए क्या हो गया? आपके लिए वो हो गया इनपुट डिवाइस। वो निर्देश कहाँ गए? तो वो निर्देश गए भाई सीपीयू में। सीपीयू में फिर अरिथमेटिकल और लॉजिकल यूनिट ने उस पर काम किया, उसको लगा 10 धन 20, इसका आंसर 30 आना चाहिए, तो फट से आपको आउटपुट में इधर मॉनिटर पर लिखा दिखाई देगा 30। तो आपके लिए कीबोर्ड से आपने निर्देश दिए थे, तो कीबोर्ड कौन हो गया? तो कीबोर्ड हो गया इनपुट डिवाइस। सीपीयू में गए निर्देश, वहां गणना हुई और रिजल्ट आपको मॉनिटर या स्क्रीन पर दिखाई दिया, तो आपकी जो वो स्क्रीन आपके लिए हो गई आउटपुट डिवाइस। समझिएगा, कीबोर्ड से निर्देश दिए थे तो कीबोर्ड इनपुट था, और मॉनिटर पर रिजल्ट दिखाई दिया तो वो हो गया आउटपुट डिवाइस। तो मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। अब यदि किसी ने कहा कि चल भाई जो भी आया ठीक था पर इसको छाप के कागज पे दे, तो छापने के लिए फिर आपको प्रिंटर लगेगा, तो प्रिंटर भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मॉनिटर और प्रिंटर ये दोनों ही एक तरह के आउटपुट डिवाइस होते हैं, परंतु मॉनिटर पर जो सूचनाएं दिखाई देती है उन्हें हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और अगर वही सूचनाएं कागज पर छाप दी गई तब वो कहलाती है हार्ड कॉपी। ध्यान से सुनिए, जब भी हम कंप्यूटर में कोई काम करते हैं और मॉनिटर पर हमें जो भी कुछ लिखा दिखाई देता है, जैसे उदाहरण के लिए
अब प्रियंका बैठी है, प्रियंका डांगे ने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए एक आवेदन लिखा कि श्रीमती जी मुझे टीसी चाहिए, टीसी की आवश्यकता है, या जो भी इन्होंने एक आवेदन टाइप किया। तो ये आवेदन इन्होंने कीबोर्ड से अगर लिखा, तो इन्होंने लिखा और इसको इन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन पर बोला भैया भैया ये थोड़ी लाइन को इधर सरकाना, ये कलर काला करना, यहाँ अंडरलाइन लगाना। तो जो भी मॉनिटर पर दिखाई दे रहा है वो सॉफ्ट कॉपी है। फिर से बता दूं, मॉनिटर पर दिखाई दिया तो सॉफ्ट कॉपी। बाद में दुकान वाले ने बोला हो गया बेटा सब सही है, प्रिंट कर दूं? इनने बोला हाँ भैया प्रिंट आउट दे दो। तो प्रिंटर में से कागज छप करके निकला तो वो हो गया हार्ड कॉपी। तो आउटपुट डिवाइस सॉफ्ट कॉपी भी दे सकते हैं और हार्ड कॉपी भी दे सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग प्रोसेस होती है। ये जो टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग प्रोसेस, ये टॉपिक मैं बताऊं आपको, स्कूल के जो बच्चों का सिलेबस है उसमें भी है, पीजीडीसीए डीसीए के सिलेबस में भी है, बेसिक के सिलेबस में भी है, और यदि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में शायद एक कंप्यूटर का सब्जेक्ट आता है। मैं फिर बता दूं, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में फाउंडेशन कोर्स में कंप्यूटर का सब्जेक्ट आता है, उसमें भी आपको ये टॉपिक मिलेगा। तो ये टॉपिक तो कुछ ऐसे टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा जो आप कुछ भी पढ़ो शुरुआत यहीं से होना है। चलिए अगले टॉपिक की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूं। अगला टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करना या कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ करना। आप सीधी सी बात है भाई, कंप्यूटर हम चलाना सीख रहे हैं तो अब कंप्यूटर चालू भी तो करना पड़ेगा, और चालू हो गया तो बंद भी करना पड़ेगा। तो ये भी आप लोगों को बताना जरूरी है कि किस तरह से आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। ये बातें अब हम करेंगे। देखिए कंप्यूटर सिस्टम को ऑन या ऑफ करने के लिए क्या किया जाता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने के लिए सर्वप्रथम मेन स्विच से ऑन करना है और फिर सीपीयू में दिखाई दे रही पावर बटन को दबाना है। अब यहां पर समस्या यह है कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि सीपीयू में पावर बटन कौन सी। तो आपको मैं अभी बता दूं, देखिए मेन स्विच को ऑन करने का मतलब तो यह है कि आपके जहां बोर्ड में कंप्यूटर का प्लग लगा है उसको मेन स्विच बोला गया है। ध्यान से सुनिए, मेन स्विच का मतलब हुआ कि आपके घर में जो प्लग लगा रहेगा जहां भी कंप्यूटर का, उसको हम मेन स्विच बोलेंगे। और उसके बाद सीपीयू में दिखाई दे रही पावर बटन को दबाना है। तो पावर बटन कैसी दिखेगी, मैं आपको एक पावर बटन बनाकर बता रहा हूं। ये देखिए ऐसे गोल, और उसमें एक आपको ऐसी लाइन दिखाई देगी, इस टाइप से आपको एक पावर बटन दिखाई देगी। सीपीयू में अगर कोई बटन बनी है उस पर ऐसा चिन्ह है गोल और एक डंडी, है ना, उसको आप लोग पावर बटन कहेंगे। कंचन परिहार जी, जो भाई साहब आप क्लास लगा रहे हैं, आप माइक्रोफोन ऑन मत करिए, आपकी आवाज असल में क्लास में आ रही है ना। आप माइक्रोफोन ऑन मत करिए, आपको मेरी आवाज आ रही होगी तो आप सुनिए, आपकी आवाज मुझे आ रही है ना जी। फिर से शुरू करूं मैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने के लिए सर्वप्रथम मेन स्विच से ऑन करना है, मतलब आपको प्लग चालू करना है, और सीपीयू में दिखाई दे रही पावर बटन को दबाना है। पावर बटन कैसी दिखेगी, फिर से बनाकर बता दे रहा हूं, ऐसी रहेगी और उसमें एक डंडी रहेगी। हाँ, अब आप ये मत सोचना कि सर ये गोल ही बटन नहीं है, ये चौकोर भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है, वो कंपनी के डिजाइन पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा चिन्ह उसमें बना रहेगा। और आपको एक और जरूरी बात बता दूं कि सीपीयू में केवल और केवल दो ही बटनें होती है ना, एक रहेगी चालू करने की और एक रहेगी रीस्टार्ट करने की। तो आपको बड़ी बटन दबानी है, बड़ी बटन पावर बटन है जिससे कंप्यूटर सिस्टम आपका चालू होता है, और जो छोटी बटन है वो रीस्टार्ट की है, उसका उपयोग तब करना है जब कंप्यूटर चालू है पर हैंग हो रहा है, हमें रीस्टार्ट करना है, जैसे आप मोबाइल भी रीस्टार्ट करते हैं ना कई बार, उस प्रकार से। तो आपको पावर बटन को दबाना है, ठीक है, जिससे कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस शुरू होगी। अब ये लफड़ा क्या हुआ कि बूटिंग प्रोसेस क्या हो गई, तो चलो बता दूं कि जैसे ही आपने सीपीयू से बटन दबाई तो आपका कंप्यूटर एकदम से चालू नहीं हो जाएगा कि बटन दबाई और ये चालू हो गया कंप्यूटर। जैसे पंखा चालू होता है ना, बटन दबाते सीधे हवा देना चालू करता है, कूलर चालू होता है, वैसा सीपीयू चालू कंप्यूटर चालू नहीं होता है बटन दबाने से। कंप्यूटर सिस्टम भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन और पंखा भी, पर पंखा कैसा कि बटन दबाते से चालू हो गया, जबकि कंप्यूटर मोबाइल ये सभी डिजिटल उपकरण है, इनमें सॉफ्टवेयर होते हैं, जबकि पंखे में कूलर में इनमें सॉफ्टवेयर नहीं होते, तो ये एकदम से चालू हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जब भी आप कंप्यूटर को चालू करते हैं तो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होगा वो पहले जांच करेगा कि पूरा कंप्यूटर कनेक्टेड है कि नहीं, सभी डिवाइस जुड़े हुए हैं कि नहीं, सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस, मतलब कंप्यूटर की बटन दबाने से लेके उसके चालू होने तक जितनी भी क्रिया होती है वो पूरी बूटिंग प्रोसेस होती है। अब ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा
क्या होता है कि जब कंप्यूटर सिस्टम को हम चालू करते हैं तो वो पूरी जांच करता है। अगर मान लीजिए किसी प्रकार की कोई खामी है, कोई कमी है, तो यूजर को स्क्रीन पर मैसेज दे देता है कि भाई कीबोर्ड फेल्यूर, मान लो कीबोर्ड नहीं लगा है तो कीबोर्ड फेल्यूर बता देगा, मेमोरी खराब हो गई तो मेमोरी फेल्यूर बता देगा। तो कंप्यूटर सिस्टम चालू होने के पहले ही खुद की जांच करता है। ध्यान से सुनिए, कंप्यूटर सिस्टम को जब आप चालू करते हैं तो उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर को चालू करने से पहले पूरे कंप्यूटर की चेकिंग करता है, और अगर किसी प्रकार की समस्या है तो यूजर को बताता है, और यही क्रिया कहलाती है बूटिंग प्रोसेस। यही वजह है कि जब भी आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो 2 से 2.5 मिनट का समय लगता है, और मोबाइल भी जब आप चालू करते हैं तो मोबाइल भी चालू करने के जब आप बटन दबा के रखते हैं पावर बटन, तो एकदम से आपका मोबाइल चालू नहीं हो जाता। मैं चालू करने की बात कर रहा हूँ, लॉक खोलने की बात नहीं कर रहा हूँ। लॉक तो आपका तुरंत खुल जाता है, मैं पावर ऑन करने की बात कर रहा हूं। जब आप चालू करते हैं तो वो 2 मिनट का समय लेता है, क्योंकि इसी को बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने लिख भी दिया हूं वैसे आगे कि कंप्यूटर सिस्टम का व्यवस्थित तरीके से चालू होना ही बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम का व्यवस्थित तरीके से चालू होना ही बूटिंग कहलाता है। बूटिंग होने के बाद कंप्यूटर ऑन होगा और मेन स्क्रीन दिखाई देगी, जिसे डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। मतलब जब आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन हो जाएगा तो आपको एक मेन स्क्रीन दिखाई देगी। हो सकता है उस पर आपने अपना वॉलपेपर लगा के रखा हो या कोई फूल का लगा के रखा हो, जो भी आप वॉलपेपर सेट करेंगे वो आपको दिखाई देगा, और वही जो मेन स्क्रीन होगी उसे हम डेस्कटॉप स्क्रीन कहेंगे। एक बार फिर बता दूं कि कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको बोर्ड से बटन चालू करना है, और उसके बाद आपको सीपीयू में दिखाई दे रही पावर बटन को दबाना है, जिससे 2 से 2.5 मिनट का समय लगेगा। इसे बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इस समय में कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर काम करता है, आपको सिर्फ बटन दबा देना है। और आपको बता दूं कि जैसे मोबाइल में एंड्रॉइड नाम का सॉफ्टवेयर ज्यादा कार्य करता है, ज्यादातर एंड्रॉइड का उपयोग हो रहा है, और कंप्यूटर में विंडोज नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा प्रचलित है, तो यही बूटिंग प्रोसेस करवाते हैं। अब रही कंप्यूटर सिस्टम को बंद करने की बात, तो कंप्यूटर सिस्टम को बंद करने के लिए हमें स्टार्ट पर जाना होता है और फिर टर्न ऑफ पर जाते हैं। 1 मिनट बेटा, है ना, मेरी क्लास चल रही है, 10 मिनट में रिटर्न करता हूँ। अब रही बात कंप्यूटर सिस्टम को बंद करने की, तो कंप्यूटर सिस्टम को बंद कैसे करना है। कंप्यूटर सिस्टम को बंद करने के लिए आपको नीचे की ओर लेफ्ट कॉर्नर में एक स्टार्ट बटन दिखाई देगी, उस पर जाना है और टर्न ऑफ पर क्लिक करना है। मतलब कंप्यूटर सिस्टम को बंद करने के लिए फिर ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, स्टार्ट पर जाना है और टर्न ऑफ पर क्लिक कर देना है। ऐसे करके आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों को बताता हूं, जिस पावर बटन से आपने कंप्यूटर सिस्टम को चालू किया था, उसी पावर बटन को आप एक बार और दबाएंगे तो वहां से भी आप कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं। मतलब ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि यार कंप्यूटर सीपीयू में जो बटन चालू करने के लिए दिए वो सिर्फ चालू करने के लिए दिए, लेकिन ऐसे नहीं है। सीपीयू में जो बटन है जिससे कंप्यूटर चालू होता है, उसी से आपका कंप्यूटर सिस्टम बंद भी हो सकता है। वो दोनों काम का मतलब कि चालू और बंद दोनों काम कर सकती है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर दोनों काम करने के लिए एक ही बटन दी गई है। जनरली फिर भी सीपीयू की जो बटन जिससे कंप्यूटर चालू होता है उससे बंद नहीं किया जाता। बंद करने के लिए स्टार्ट से टर्न ऑफ का प्रयोग करते हैं या फिर शट डाउन ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो यहां तक हमने देखा कि कंप्यूटर सिस्टम को किस प्रकार से आप ऑन कर सकते हैं और किस प्रकार से आप ऑफ कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम में दिखाई देने वाली डेस्कटॉप स्क्रीन क्या होती है और ये किस तरह से दिखाई देती है। चलिए, अभी मैं आप लोगों को कंप्यूटर सिस्टम में दिखाई देने वाली डेस्कटॉप स्क्रीन के बारे में बताऊंगा। देखिए, डेस्कटॉप स्क्रीन का मतलब हुआ कि कंप्यूटर सिस्टम के ऑन होने के बाद, ध्यान से देखिए, कंप्यूटर सिस्टम जब ऑन हो जाता है उसके बाद हमें जो स्क्रीन दिखाई देती है वही स्क्रीन डेस्कटॉप स्क्रीन कहलाती है। मतलब जैसे आप लोगों का मोबाइल आप चालू करते हैं ना, तो मोबाइल चालू करने के बाद कैसे आपको स्क्रीन दिखा है, उसमें वॉलपेपर होता है, आप उसको सरकाते हैं तो छोटे छोटे आइकॉन इधर उधर जाते हैं, फिर आप टच करते हैं, फिर मस्त चैटिंग करते हैं, यूट्यूब चलाते हैं। तो वो छोटे छोटे आइकॉन जो मोबाइल में भी स्क्रीन होती है डेस्कटॉप स्क्रीन, तो वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में भी डेस्कटॉप स्क्रीन होती है। चलिए देखते हैं क्या होती है। दर्शना वंजारे जी स्क्रीन पर नहीं लिखिए, है ना। चलिए, दर्शना बंजारे बेटा स्क्रीन पर मत लिखो, ऐसे मुझे क्लास से आपको रिमूव करना पड़ सकता है। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम के ऑन होते ही जो स्क्रीन दिखाई देती है वही डेस्कटॉप स्क्रीन कहलाती है। इस स्क्रीन में निम्नलिखित पार्ट्स हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको डेस्कटॉप स्क्रीन यहां दिखाना चाहूंगा कि डेस्कटॉप स्क्रीन कहां पर है। ओके,
कैसी दिखाई देती है? अगला चित्र आपको डेस्कटॉप स्क्रीन का दिखाई देगा। हाँ, तो मेरा ख्याल है आप लोगों को सभी को एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये जो चित्र आप लोग देख पा रहे हैं, यही चित्र आपका डेस्कटॉप स्क्रीन का चित्र है। कुछ ऐसे आपको डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाई देती है। अभी मेरे लैपटॉप का डेस्कटॉप स्क्रीन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। एक साइड आप लोगों की क्लास चल रही है तो मुझे स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं और एक साइड मेरे सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट दिखाई दे रही है। अब इसमें क्या क्या होता है तो देखिए, जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं और डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाई देती है तो उसमें सबसे पहले तो आपको एक ऐसा एक माउस का तीर दिखाई देता है। सरल भाषा में बोल रहा हूँ, एक तीर दिखाई देता है, जिसको आपको तीर नहीं बोलना है, आगे से आप इसको बोलेंगे माउस पॉइंटर। इसका नाम होता है माउस पॉइंटर। मतलब माउस को हम जिधर भी चलाते हैं पकड़ करके तो ये इस एरो भी उधर चलता है। तो डेस्कटॉप स्क्रीन पर सबसे पहले आपको माउस पॉइंटर दिखता है, पहली चीज। दूसरा चीज, आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पर वॉलपेपर दिखाई देता है। वॉलपेपर मतलब जो भी आपको एक पहाड़ और ढलता हुआ सूरज का एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये एक प्रकार का वॉलपेपर है। इसकी जगह आप दूसरा कोई और फोटो भी सेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वॉलपेपर इस टाइप से दिखाई देता है। इसके बाद में जो आपको यहाँ पर छोटे छोटे जो ये चित्र दिखाई दे रहे हैं ना, ये जिन्हें मैं भी रेड सर्कल में आपको करके दिखा रहा हूं, ये कहलाते हैं छोटे छोटे आइकॉन। ध्यान से देखिए, 3 बातें बता दिया मैंने। जब भी कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखाई देने वाला जो तीर होता है वो माउस पॉइंटर होता है। दूसरी बात, जो पीछे की ओर आपको बड़ा सा चित्र दिखाई दे रहा है वो वॉलपेपर है। तीसरी बात, जो ये छोटे छोटे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले सभी कहलाते हैं छोटे छोटे आइकॉन्स। मतलब ये सॉफ्टवेयर के फाइल फोल्डर के छोटे छोटे आइकॉन हो सकते हैं जिससे हम फाइल या फोल्डर को खोल सकते हैं। अगली चीज होती है स्टार्ट मेनू। ये इस कोने में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर स्टार्ट मेनू होता है। ये यहाँ पर जहां मैं आपको एरो से दिखाना चाह रहा हूँ, एक विंडो का एक 4 ऐसे छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहे हैं, उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको स्टार्ट मेनू खुलता हुआ दिखाई देता है। ठीक, इसके बाद में अगला जो है ये वाला एरिया, जो अभी रेड सर्कल में आपको दिखाई देगा, ये वाला एरिया, ये एरिया कहलाता है टास्क बार। अब इसके क्या क्या काम होते हैं तो चलो मैं इसके काम आपको थोड़े से बता दे रहा हूं। टास्क बार के क्या काम होते हैं, है ना। देखिए, टास्क बार में क्या क्या चीजें होती है और इनके क्या क्या काम होते हैं। तो टास्क बार में सबसे पहले यहाँ पर खुले हुए सॉफ्टवेयर की लिस्ट दिखाई जाती है। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ आपको डेट और टाइम दिखाया जाता है। इधर आपको दिखाया जाता है कि आपका इंटरनेट चालू है कि नहीं, स्पीकर चालू है कि नहीं। तो टास्क बार जो है डेस्कटॉप स्क्रीन के सबसे निचले एरिया में होता है और यहाँ खुले हुए सॉफ्टवेयर की लिस्ट, डेट, टाइम, नेट की कनेक्टिविटी, कौन सी लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं, ये सारी सुविधाएं आपको दिखाई जाती है। जनरली आपको बता दूं कि आपके मोबाइल फोन में नोटिफिकेशन ऊपर से खुलता है। जैसे कुछ नोटिफिकेशन, जैसे मैंने आपको मैसेज किया व्हाट्सएप पे तो ऊपर से नोटिफिकेशन खुलेगा, लेकिन कंप्यूटर में यहाँ नीचे टास्क बार से नोटिफिकेशन खुलता है। नोटिफिकेशन तो आप सभी को समझते होंगे, तो नोटिफिकेशन खुलते हैं टास्क बार में जनरली नीचे की ओर से। ठीक है, तो आप लोगों को मेरा ख्याल है डेस्कटॉप स्क्रीन समझ में आ गई होगी किसको कहते हैं। तो डेस्कटॉप स्क्रीन का कुल मिलाकर मतलब इतना सा है कि कंप्यूटर सिस्टम के चालू होने के बाद जो पहली और मुख्य स्क्रीन दिखाई देती है वही स्क्रीन डेस्कटॉप स्क्रीन है। अब इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले माउस पॉइंटर होता है। माउस पॉइंटर का मतलब जिस जो एक तीर जैसा हमें दिखाई देता है वो। वॉलपेपर मतलब जो पीछे की ओर चित्र दिख रहा था वो। आइकॉन मतलब छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर के नाम आ रहे थे वो। टास्क बार का मतलब हुआ नीचे की ओर एक पट्टी का जिसमें आपको नोटिफिकेशन वगैरह दिखाई दे रहे थे। और स्टार्ट मेनू का मतलब लेफ्ट कॉर्नर में एक मेनू होता है जहां पे सभी सॉफ्टवेयर की लिस्ट हमें दिखाई देती है। तो ये होती है डेस्कटॉप स्क्रीन। कुल मिलाकर के कंप्यूटर सिस्टम को चालू करने के बाद सबसे मेन या जो मुख्य स्क्रीन होती है वही स्क्रीन डेस्कटॉप स्क्रीन कहलाती है। चलिए आज के आखिरी टॉपिक की ओर चलते हैं। आखिरी टॉपिक है कि माउस क्या होता है ना। क्योंकि आप लोगों को माउस की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी जब भी आप कंप्यूटर चलाएंगे। तो माउस और कीबोर्ड ये दोनों सगे भाई बहन समझ लेना। बिना माउस और कीबोर्ड के आप कुछ काम नहीं कर सकते। कंप्यूटर में कम से कम 4 चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू। ये चारों अगर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मान के चलिए आपके पास प्रिंटर नहीं है तो काम चल जाएगा, कहीं और से प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। अगर स्कैनर नहीं है तो काम चल जाएगा, कैमरा नहीं है तो काम चल जाएगा, लेकिन ये 4 डिवाइस के बिना काम नहीं होने वाला। तो अभी मैं माउस के बारे में बता रहा हूँ, अगली क्लास में फिर हम लोग कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे। हमारी क्लास को 5 मिनट बचे हुए, इतने में हमारा माउस का टॉपिक इजीली हो जाता है। चलिए देखते हैं। माउस एक ऐसा इनपुट डिवाइस है
जिसकी सहायता से क्लिक करके कंप्यूटर सिस्टम को निर्देश दिए जा सकते हैं। इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि माउस एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा आप क्लिक करके कंप्यूटर को निर्देश, क्लिक करने का मतलब हुआ कि जब भी आप माउस की बटन दबाते हैं, ध्यान से सुनना, जब भी आप माउस की बटन दबाते हैं तो उसको बोलते हैं क्लिक करना, ठीक है। और इसी को बोला गया पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब हुआ कि जो पॉइंटर होता है माउस का, जो तीर होता है, एरो, जो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है, ऐसा एक एरो आपको दिखाई देता है, इस एरो को बोलते हैं माउस पॉइंटर। तो इसको भी कंट्रोल हम माउस के द्वारा करते हैं, इसीलिए इसका नाम पॉइंटिंग डिवाइस रखा गया है। दोनों परिभाषाएं सही हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माउस एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिससे हम क्लिक करके निर्देश देते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माउस एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। चलिए, अब माउस में कितने प्रकार की बटन होती है? तो माउस में जो है 3 तरह की बटन होती है। पहली बटन कहलाती है लेफ्ट बटन, ठीक है। आप लोगों को मैं कैमरा चालू करके दिखाना भी चाहूंगा माउस। देखिए मेरे हाथ में मैंने अभी जो माउस पकड़ा हुआ है, इसमें आप लोग देखेंगे कि 3 तरह की बटन है ना। एक लेफ्ट बटन है, एक राइट बटन है और एक बीच में चक्का है। तो जो चक्का है इसको स्क्रॉल व्हील बोलते हैं। सरल भाषा में अभी चक्का बोल रहा हूं, इसको हम स्क्रॉल व्हील बोलते हैं। और जो लेफ्ट साइड की बटन है वो लेफ्ट बटन, और राइट साइड की बटन राइट बटन। उसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो जो लेफ्ट बटन है इसका क्या यूज है? लेफ्ट बटन का यूज ये है कि यदि आप किसी फाइल पर लेफ्ट बटन के द्वारा एक बार क्लिक करते हैं तो वो फाइल सिलेक्ट हो जाती है, और अगर आप जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक करते हैं तो ऐसा करने से आपकी जो वो फाइल थी वो ओपन हो जाएगी। एक बार फिर से सुनिए, लेफ्ट बटन के द्वारा यदि आप किसी फाइल पर एक बार क्लिक करते हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप 2 बार क्लिक करते हैं तो फिर आप उस फाइल को जो है ओपन कर सकते हैं। ये लेफ्ट बटन का काम था। दूसरी जो बटन है राइट बटन, राइट बटन से कुछ भी नहीं है। यदि आप राइट बटन से किसी फाइल पर क्लिक कर देते हैं तो उस फाइल से रिलेटेड ऑप्शंस ओपन होते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? जैसे फाइल को डिलीट करना, फाइल का नाम बदलना, फाइल को कट कॉपी पेस्ट करना, इस टाइप के जो ऑप्शंस है वो राइट बटन के द्वारा ओपन होंगे। और तीसरा है स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल व्हील जो है, मतलब कि सरल सी भाषा में, जो माउस में एक चक्का दिया है वो क्यों दिया है? तो इसके द्वारा जो है फाइल के पेज को स्क्रॉल किया जा सकता है। स्क्रॉल किया जा सकता, बड़ी कठिन अंग्रेजी हो गई, मैं हिंदी में बताता हूँ। स्क्रॉल किया जा सकता का मतलब है सरकाया जा सकता है। मतलब कि देखिए यहाँ पर, हाँ, अभी आपके सामने पेज दिख रहा है, अगर मैं माउस का जो चक्का है उसको ऊपर की ओर धका रहा हूं तो पेज मेरा धीरे धीरे ऊपर चला, नीचे खींच रहा हूं तो पेज धीरे धीरे नीचे चला। तो इसी को कंप्यूटर की भाषा में स्क्रॉल करना कहते हैं। ध्यान से सुनिए, पेज को ऊपर धकाना भी स्क्रॉल है और नीचे खींचना भी स्क्रॉल है। स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन। और ये कैसे हो रहा है? ये माउस में दिखाई देने वाले चक्के से हो रहा है, ठीक है। सरल भाषा में चक्का बोल रहा हूं, लेकिन आप लोगों को अब चक्का नहीं बोलना है, आपको इसको स्क्रॉल व्हील बोलना है। इसका एक दूसरा यूज बताता हूं। जनरली लोगों को इसका एक ही यूज मालूम है कि इससे हम पेज को ऊपर नीचे सरका सकते हैं, लेकिन दूसरा यूज ये है कि कीबोर्ड में कंट्रोल बटन है। अगर आप कंट्रोल बटन को दबाकर रखते हैं, ध्यान से सुनना, यदि आप, क्योंकि आपको कंट्रोल बटन दिखाई तो दे नहीं रही, सुनना ही है, यदि आप कंट्रोल बटन को दबाकर रखते हैं और अब उस चक्के को घुमाते हैं, कौन सा चक्का जिसको हम स्क्रॉल व्हील बोल रहे थे, तो देखिए अब उसको घुमा रहा हूं तो पेज का जो जूम है वो बढ़ने लगा, पेज का जूम बढ़ गया। और वापस उसको विपरीत दिशा में खींचूंगा तो वापस से जो पेज का जूम है वो कम हो जाएगा। मतलब ध्यान से सुनना, जरा सा अंतर है। अगर स्क्रॉल व्हील को मैंने अकेले घुमाया तो फिर पेज ऊपर नीचे चला, मैंने बिना कंट्रोल दबाए घुमाया तो पेज ऊपर नीचे चला, और यदि मैंने कंट्रोल दबाकर घुमाया तो पेज का जूम बढ़ भी सकता है और जूम घट भी सकता है। तो यहां तक की थी आज की अपनी क्लासेस। अब अगली क्लास कल लगेगी, 20 या 30 सेकंड में अपनी क्लास अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की क्लास जरूर पसंद आई होगी, और अब तक के जितने भी नोट्स थे, मतलब आज का जो पीडीएफ मटेरियल है, ये मैं आप लोगों को ग्रुप पर दे रहा हूं। दूसरी बात कि आज की क्लास का जो वीडियो है ये भी आपको यूट्यूब की लिंक में दे दूंगा। यदि आप इसको रिपीट पढ़ना चाहे तो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। वापस से कल फिर से 5 बजे चालू करेंगे और अगले टॉपिक्स को देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल 5 बजे।